So now let's start with the new topic within the order 32. 32 के ऑर्डर के अंदर ही नया टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं 1 to 4 पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा 5 to 7 पढ़ा, देन 8 to 11 पढ़ा हम लोगों ने। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ए न्यू सेगमेंट विद इन द ऑर्डर 32 एंड दैट इज फ्रॉम order 12 to 14. This is what are the options for a minor after he attains the majority. मेजॉरिटी अटेन करने के बाद में उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, वेदर ही वांट टू परस्यू द केस और वेदर ही वांट्स टू अबेंडन द केस, यही हो सकता है। दोनों ही केसेस में व्हाट आर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। आप समझ रहे, माइनर थे आप पहले आप माइनर थे, देन यू वर बीइंग रिप्रेजेंटेड ईदर बाय द नेक्स्ट फ्रेंड इन केस ऑफ प्लेंटिफ और यू वर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द गार्जियन फॉर द सूट इन केस यू वर डिफेंडेंट। तो दोनों ही मामलों में यू वर बीइंग रिप्रेजेंटेड। नाउ यू हैव बिकम मेजर, नाउ यू कैन परस्यू योर केस एट योर ओन। दिस इज ए माइनर प्लेंटिफ और ए माइनर नॉट ए पार्टी टू द सूट on whose behalf an application is pending shall on attaining majority elect, this is important for you, elect whether he will proceed with the suit or the application or not. So on attaining majority what he will have to do, he will have to elect, उसको चुनाव करना होगा whether he will proceed with the suit or the application, उसको ये परसू करना है या नहीं करना है। एंड नेक्स्ट सेकंड वन where he elects to proceed with, क्या है elects to proceed, यानी कि वो चुनता है कि नहीं मुझे केस को भरना है, तब क्या होगा, ही शैल अप्लाई फॉर एन ऑर्डर फॉर डिस्चार्जिंग द नेक्स्ट फ्रेंड एंड लीव टू प्रोसीड इन हिज ओन नेम। तब ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा उसको कि अगर वो खुद ही उस केस को फॉलो करना चाहता है तब उनको नेक्स्ट फ्रेंड को अलविदा कहना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग द नेक्स्ट फ्रेंड। ही विल हैव टू अप्लाई फॉर एन ऑर्डर, ऑटोमेटिकली नहीं हट जाएगा, इट मीन्स व्हाट, ऑटोमेटिकली नहीं हटेगा, कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा फॉर एन ऑर्डर, दिस इज दी फॉर एन ऑर्डर एंड फॉर लीव टू प्रोसीड इन हिज ओन नेम, अपने नाम में ही केस चलाने की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, बात ध्यान रखें। एंड दिस इज 12th द टाइटल ऑफ द सूट और एप्लीकेशन शैल इन सच केस बी करेक्टेड, टाइटल विल बी चेंज्ड करेक्टेड नाउ सो एज टू रेड henceforth thus ए बी लेट ए माइनर बाय सी डी his next friend but now having attained majority, this will be the correction of the title in this case. So 12 1 2 3, please see this side now. So you have read 12 1 2 3, बहुत technicalities नहीं है। 12 1 2 3 are dealing with a situation when the minor elects to proceed with the case, ठीक है। then he will have to change his नेक्स्ट फ्रेंड, डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं एज ए माइनर इफ यू आर सेइंग दैट आई विल प्रोसीड विद द केस, डेफिनेटली यू विल हैव टू रिप्लेस दैट नाउ। तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा, यही आपको समझना है कि ही कैन नॉट से कि आप नेक्स्ट फ्रेंड का और माइनर का अपने आप में ऐसा नहीं हो जाएगा कि दे विल डिसाइड इन देमसेल्फ, वो स्वयं डिसाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू 12(2) ही विल हैव टू अप्लाई, minor will have to apply for the leave of the court, minor will have to apply for the discharging the next friend। तो एप्लीकेशन लगानी होगी माइनर प्लेंटिफ को कि जो नेक्स्ट फ्रेंड को हटाया जाए और मुझे अपने नाम से प्रोसीड करने की परमिशन दी जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, उसका जो टाइटल है सूट का वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस 12(3). तो ये हो गया। नाउ कम टू डिफरेंट सिचुएशन, दिस इज व्हाट 12(4) where he elects to abandon the suit or application. This is second situation. In first case he was electing to pursue the case or pursue the application. In this case he is electing to abandon the suit or application. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये सेकंड सिचुएशन हो गई आपकी। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखिए बहुत कॉमन सेंस की बात है, आप माइनर थे, आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा था, अब आप मेजर हो गए, आपको चुनना है कि आपको ये केस करना है या नहीं करना है। अगर आप ये केस नहीं करना चाहते तो आप 12(4) में जाएंगे, अगर आप ये केस करना चाहते हैं तो 12 1 2 3 को फॉलो करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप नहीं करना चाहते तब क्या होगा, तो भाई बढ़े क्यों थे इस केस में, शुरुआत क्यों की थी, सामने वाली पार्टी को आपने जो अपोजिट पार्टी है डिफेंडेंट है उसको फिर इतना खर्चा क्यों कराया, वो खर्चा कराया था तो भुग तो आप, यही बात कर रहा है 12(4). व्हाट इट इज, प्लीज सी द डायरेक्ट लैंग्वेज।
where he elects to abandon the suit or application, he shall apply for an order to dismiss the suit. Number 1, on repayment of cost. This is very important. On repayment of the costs incurred by the defendant or opposite party, or which may have been paid by his next friend. डिफेंडेंट ने, अपोजिट पार्टी ने, नेक्स्ट फ्रेंड ने जो भी कॉस्ट इनक्योर की थी, इनक्योर्ड बाय दीज 3 persons, those costs shall be repaid by the minor. Now and when it is if a solo plaintiff, when he is a sole plaintiff or sole applicant, क्योंकि डिसमिस करने का, अबेंडन करने का अधिकार तभी मिल सकता है ना उसको जब वो सोल हो, ठीक है। एंड नाउ कम टू 12(5) ऑल्सो देख लीजिए, एन एप्लीकेशन अंडर दिस रूल मे बी मेड एक्स पार्टी। ध्यान रखना इस बात का, इस पार्टी को एक्स पार्टी भी हो सकता है, but no order discharging a next friend and permitting a minor plaintiff to proceed in his own name shall be made without notice to the next friend. I have read it for you. मैं एक बार समझाता हूँ, बहुत टेक्निकल चीज इन्वॉल्व नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, लेकिन फिर मैं समझाता हूँ आपको। प्लीज सी दिस साइड नाउ। देखिए 12(1)(2)(3) कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं माइनर? व्हेन ही इज इलेक्टिंग टू प्रोसीड विद द केस। 12(4) क्या है? when he is electing to abandon the case in case of sole plaintiff, and 12(5) is saying that कि जे such application जो है that can be made even ex parte, लेकिन ऑर्डर तभी होगा जब तक नेक्स्ट फ्रेंड को सुन लिया नहीं जाएगा। विदाउट नोटिस टू नेक्स्ट फ्रेंड इस पर कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको रट लीजिए ढंग से के। दिस इज 12। नाउ कम टू डायरेक्टली 13 हम बाद में पढ़ेंगे। कम टू 14 फर्स्ट। This is 14. It is very important for your prelims exam. prelims में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। Unreasonable or improper suit. When the minor has become major, now he finds that the suit is unreasonable. Suit को होना ही नहीं चाहिए था. Suit is improper. Then what are the options before the minor? Very important. Please see the language and come to the slide now. Please come to slide. This is a minor on attaining majority. वही मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। 12, 13, 14 ये कहां डील कर रहे हैं? When a minor attains a majority, if a sole plaintiff may apply that a suit instituted in his name by next friend be dismissed on the ground that it was unreasonable or improper. बस सिंपल सी बात है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। प्लीज सी दिस साइड नाउ। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, which rules deal with this situation when the suit is found to be improper or unreasonable. माइनर कौन से रूल में इसको डिसमिस करा सकता है, डिसमिस करने की प्रेयर कर सकता है? वो है रूल 14। ग्राउंड्स कौन सी है? अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर। इनको नहीं भूलेंगे आप लोग, ये इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए। ये देखिए, प्लीज स्लाइड देखिए वगैरह, प्लीज सी दिस स्लाइड। रूल 14, ये क्या आंसर थे? माइनर थे, अब क्या हो गए? ये मेजर हो गए हैं। माइनर अटेनिंग मेजॉरिटी, वॉट इट और नॉट, माइनर क्या हो गए? अब ये अब हम बड़े हो गए हैं, बच्चा नहीं रहे हैं। सोल प्लेंटिव थे, अकेले थे, तो डिसाइड कर सकते हैं अब ये। नाउ ही फाइंड्स दैट सूट इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड बी डिसमिस्ड। इसको डिसमिस किया जाए। क्यों किया जाए? ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर। तो ये हाईलाइटेड पोर्शंस को नहीं भूलेंगे आप लोग, प्लीज़ बेयर एक्ट को हाईलाइट कर लीजिएगा। अनरीजनेबल एंड इम्प्रॉपर, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन, वेदर ए माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी में इफ सोल प्लेंटिफ अप्लाई दैट ए सूट इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड बी डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर। आंसर इज नो, नहीं, गलत। विद द कंसेंट ऑफ द एक्सफ्रेंड, गलत। यस, आंसर इज सी। कर लेंगे आप लोग अब ये ऐसी तरीके से। आइए नेक्स्ट, अब ये है 14 का 2। Notice of the application shall be served on all the parties concerned, and the court, upon being satisfied of such unreasonableness or impropriety, grant the application and order the next friend to pay the cost of all the parties in respect of the application and of anything done in the suit, or make such order as it thinks fit। इसको समझने के लिए मैंने आपको समझाया, इससे यहाँ तक और देख लीजिए इसको। ये क्या, this is minor became major, fine, he is the sole plaintiff in the case।
नाउ ही अप्लाइज टू द कोर्ट व्हाट, he applies to the court that suit instituted in his name by the next friend be dismissed, उसको उसके नाम पर जो केस किया गया है उसको डिसमिस कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर। ये तो हो गया आपका 14(1), यही था ना, देखिए 14(1) अभी दिखाया था आपको, ये रहा 14(1). 14(1) में ये बात आ गई। अब 14(2) की बात क्या है? कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट विल गिव नोटिस, नोटिस देगी। नोटिस किसको देगी? ऑन ऑल पार्टीज कंसर्न, जिन सभी संबंधित पक्षों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद में क्या होगा? कोर्ट विल हियर देम एंड ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट कैन ग्रांट दी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ग्रांट कर सकती है कोर्ट वो। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट भी देख लीजिए। एंड कोर्ट अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ग्रांट दी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ग्रांट कर सकती है। और क्या कर सकती है? ऑर्डर दी नेक्स्ट फ्रेंड टू पे दी कॉस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज। इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। दी ऑर्डर दी नेक्स्ट फ्रेंड टू पे कॉस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज। क्यों? क्योंकि ये केस क्या कैसा पाया गया? अनरीजनेबल था। ये केस कैसा था? इम्प्रॉपर था। तो नेक्स्ट फ्रेंड की ड्यूटी बनती है, उसने ये इम्प्रॉपर सूट क्यों डाला? इसलिए जो कॉस्ट की ड्यूटी है, कॉस्ट पे करने की ड्यूटी है, नेक्स्ट फ्रेंड पे डाली गई है। ऑर्डर दी नेक्स्ट फ्रेंड टू पे दी कॉस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज और मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। तो आप लोगों ने देखा ये। अब प्लीज़ यहाँ पर देखिए मेरी साइड। अब ये मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। इसमें आप लोगों ने रूल 14 मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़वा दिया, आपको प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करवा दिया, समझा दिया। समराइज कर देता हूँ मैं। ऑर्डर ऑर्डर, दिस इज नॉट ऑर्डर, दिस इज रूल 14। रूल 14 विद इन ऑर्डर 32 क्या कह रहा है कि अगर सोल प्लेंटिफ है, अगर सोल प्लेंटिफ है, माइनर था, तो वो ये डिसाइड कर सकता है कि इस सूट को अबंडन कर दिया जाए। इस सूट भी अबंडन यानी कि डिसमिस कर दिया जाए। कोर्ट से कहा जाए कि प्लीज डिसमिस दिस सूट। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं। स्पेसिफिक ग्राउंड्स क्या है? अनरीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि सूट वाज अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर। तो कौन लेकर आया था? नेक्स्ट फ्रेंड लेकर आया था। तो नेक्स्ट फ्रेंड से फिर कॉस्ट ली जाएगी लास्ट में। लेकिन कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन कोर्ट कब डिसाइड करेगी? कोर्ट पहले सभी कंसर्न पार्टीज को नोटिस देगी। बहुत सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात यही है, किसी के खिलाफ अगर आपने कोई डिसीजन लेना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो कोर्ट को, तो कोर्ट मस्ट हियर ऑल द पार्टीज कंसर्न। इट्स वेरी नेचुरल। नोटिस विल बी गिवन टू all the parties concerned and after its satisfaction court can grant the application। कौन सी एप्लीकेशन? एप्लीकेशन फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट। कौन से ग्राउंड पर? अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर के ग्राउंड पर। तो ग्राउंड ये नहीं भूलेंगे आप लोग। कौन से ग्राउंड पर डिसमिसल हो रहा है? सूट इज इम्प्रॉपर, सूट इज अनरीजनेबल। इस ग्राउंड पर जाकर करें, कर लेंगे आप लोग। तो यहां से क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको। नाउ यू कम टू दी 13। नाउ यू कम टू व्हाट? रूल 13। अभी हमने क्या कहते हैं? 12 करा, फिर हम कहाँ आ गए? 14 पर आ गए। नाउ वी आर जंपिंग टू व्हाट? इट इज रूल 13। प्लीज कम टू द रूल 13 नाउ एंड दिस इज रूल 13 फॉर यू। दिस इज वेयर माइनर इज को प्लेंटिफ हेयर, attaining majority desires to repudiate the suit. This is, please see the situation. 12 में 14 में you saw that the minor was a sole plaintiff. In this case minor is what? Co-plaintiff. What? Minor is what? Co-plaintiff. It means minor भी plaintiff है और कोई अन्य व्यक्ति भी plaintiff है। क्या हो गया? नंबर 1 फैक्ट ये हुआ, minor is co-plaintiff. नंबर 2 he becomes major now and नंबर 3 he desires to repudiate the suit. अब ऐसी स्थिति में आप देखिए, अगर आप माइनर हैं, यू आर वन ऑफ द प्लेंटिफ्स एंड आई एम ऑल्सो प्लेंटिफ इन दैट केस, तो आपकी मर्जी तो चलेगी नहीं इसमें। आप ही कहते हैं मुझे सूट नहीं करना, सूट को रिप्यूट कीजिए, सूट को हटाइए आप ये, तो क्या केवल आपकी ही चलनी चाहिए? मेरा कुछ नहीं है कहने का इसमें, मेरे भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसमें। तो यू कैन नॉट डिसाइड एट योर ओन। जब सोल प्लेंटिफ थे तब आपकी मर्जी थी, आपने 14 में चले गए अनरीजनेबल कह करके, आप 14 में चले गए इम्प्रॉपर कह करके, आपने इलेक्शन कर लिया 12 में कि नहीं आई विल प्रोसीड विद द केस, कर लीजिए, है ना। तो वो सब कर सकते हैं आप। 14 में 14 में आपने कहा नहीं हमें अबेंडन करना है सूट को, कॉस्ट देने को तैयार हैं हम, वहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं थी। यहाँ पर 14 में क्या कहा था आपने? 14 में कहा था कि ग्राउंड्स हैं, नेक्स्ट फ्रेंड की गलती है सारी। नेक्स्ट फ्रेंड ने इम्प्रॉपर सूट लेकर आया,
नेक्स्ट फ्रेंड अनरीजनेबल सूट लेकर आया तो इसलिए कॉस्ट का प्रोविजन भी उसी पर है अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है। लेकिन 13 में क्या है, 13 में डिफरेंट सिचुएशन है। 13 में प्लेंटिफ इज नॉट सोल प्लेंटिफ, ही इज ए को प्लेंटिफ। अपने दिमाग में बसा लीजिए बात को कुछ तरीके। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा आप लोगों से, एक बात को समझिए। आपको लगता है कि अगर हमने सभी ऑर्डर्स को इतनी डिटेल में किया तो आप दिमाग में रिटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ऐसा समझिए कि कुछ ऑर्डर्स को ही करना है हम लोगों ने। मेरी पूरी जो थ्योरी है, मेरी पूरी स्ट्रेटेजी है वो ये है, एक जो पूरा का पूरा सेगमेंट है आपका, उसमें से ये पर्टिकुलर सूट्स जिसे कहते हैं ऑर्डर 27 से लेके 37 तक, इसमें 4 सूट हो गए। नंबर 1 गवर्नमेंट सूट हो गया, इंटरप्रेटर सूट हो गया, इंडिजेंट सूट हो गया, माइनर हो गया। ये 4 सूट जो हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी सभी को आप लोग हेडिंग भी याद कर लेंगे, सफिशिएंट हो जाएगा कि कौन से ऑर्डर में कौन से सूट की बात की गई है। एक ये वाला सेगमेंट अगर आप कर लेंगे तो आपका मेंस का एक क्वेश्चन है। ऐसे दूसरा सेगमेंट है आपका इंटरिम ऑर्डर्स का। ऑर्डर 38 में 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। 39 में हो जाता है आपका टेम्परेरी इंजेक्शन, और 40 ऑर्डर में हो जाता है आपका रिसीवर। ये 4 क्वेश्चंस आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉकेट्स को सिलेक्ट किया है जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और विद इन मेंस की तैयारी करते करते हमारे उसी पार्ट में से हमारे जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं वो वाले हम लोग कर लेते हैं। तो ये एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी है। अगर हम सभी 51 के 51 ऑर्डर्स को करने की सोचेंगे ऐसे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि 13 क्वेश्चन आने हैं पूरे, या 15 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और जितना मैं करा रहा हूँ यहाँ से आपके 10-11 क्वेश्चन आराम से हो जाए। तो सभी कुछ करेंगे, 2 क्वेश्चन करने के लिए आपका कोर्स डबल ट्रिपल हो जाएगा, जो कि मैं कभी सलाह नहीं दूंगा, मैं रोकूंगा नहीं आपको। मैंने अपनी एडवाइस दे दी आपको, हमने इतना बारीकी से पढ़ना है। लेकिन कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, विच टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर मेंस एग्जामिनेशन, तो इसको ध्यान रखिए आप लोग। पढ़े आपको? तो ये थी हेडिंग में से आपको मैंने पॉइंट दिखाई। ही इज ए को-प्लेंटिफ, ही इज वांट्स टू रिप्यूडिएट द सूट एंड ही हैड अटेन्ड द मेजॉरिटी। नाउ कम टू द डायरेक्ट लैंग्वेज। दिस इज व्हाट दिस इज, एंड नाउ प्लीज फॉर दिस टू रीड इट केयरफुली अगेन गो टू द स्क्रीन नाउ। दिस इज where a minor co-plaintiff on attaining a majority, this is the 2 positions हो गई यहाँ पर। a minor co-plaintiff number 1, where a minor co-plaintiff number 1 on attaining majority, this is number 2, desires to repudiate the suit, it is number 3। देख रहे हैं आप लोग किस तरह टेक्निकली पढ़ना चाहिए हम लोगों को। where a minor co-plaintiff, एक फैक्ट पता चला आपको यहाँ पर कि माइनर क्या है, को-प्लेंटिफ है। इट मीन्स व्हाट, मिनिमम 2 प्लेंटिफ्स हैं जिसमें कि एक माइनर है। दूसरा फैक्ट क्या चला पता, ही हैज अटेन्ड मेजॉरिटी, दूसरा फैक्ट है। थर्ड फैक्ट क्या पता चला, नाउ ही इज डिजायरिंग टू रिप्यूडिएट द सूट। तो ये हुई सिचुएशन, फैक्चुअल पोजीशन इतनी आपको दिखेंगे ऊपर ऊपर सारी है। नाउ इसके कॉन्सिक्वेंस में व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, दिस इज नेक्स्ट। ही शैल अप्लाई टू हैव हिज नेम स्ट्रक आउट एज को प्लेंटिफ, ये प्रोसीजर हुआ नंबर 1 पार्ट का। देन ही शुड अप्लाई दैट हिज नेम शुड बी स्ट्रक आउट एज द को-प्लेंटिफ। देन नाउ ही हैज अप्लाइड, इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, द कोर्ट इफ इट फाइंड्स दैट ही इज नॉट ए नेसेसरी पार्टी, ये है, शैल डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट। तो ये जो ट्राइंगल बना इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से आप। प्लीज कम टू, प्लीज सी टुवर्ड्स मी नाउ। देखिए आपने देखा यहाँ पर स्क्रीन पे देखा ही होगा ढंग से, अभी भी सामने स्क्रीन है ये, इसको आप समझ लीजिए इसी तरीके से। तो 2 पार्टी हो गई, 2 पार्टी, इसका मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए इसको। एक माइनर है जो कि को-प्लेंटिफ है, माइनर है जो कि को-प्लेंटिफ है, और आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी ही वांट्स टू रिप्यूडिएट द सूट। नाउ व्हाट ही विल हैव टू डू, नेचुरली ही विल हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट से कहेगा वो, तो कोर्ट के सामने क्या जाएगा, ही शैल अप्लाई टू हैव हिज नेम स्ट्रक आउट एज को-प्लेंटिफ। वेरी नेचुरल कि मेरा नाम एज ए को-प्लेंटिफ वहां से हटा दिया जाए, स्ट्रक आउट एज को-प्लेंटिफ। एप्लीकेशन आ गई माइनर की। नाउ क्या नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, आप खुद सोचिए, रटने की जरूरत नहीं है। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट विल कंसिडर इट्स एप्लीकेशन, फाइन। नाउ कोर्ट की अपनी एक फाइंडिंग आएगी, कोर्ट इफ इट फाइंड्स दैट ही इज नॉट ए नेसेसरी पार्टी, now court will say what,
वेदर ही इज ए नेसेसरी पार्टी और नो। नेसेसरी पार्टी हम लोग, प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी, ये हम लोग ऑर्डर 1 में कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा आपको, यहाँ पे हिंट दूंगा थोड़ा सा। नेसेसरी पार्टी मीन्स विदाउट होम सूट कैन नॉट बी डिस्पोज, उसकी जो प्रेजेंस है दैट इज इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य है, उसको रहना जरूरी है ही है। अब कोर्ट अगर इस कंक्लूजन पर आ जाती है कि नहीं नहीं, ये अगर हट भी जाता है इस प्रोसेस से, इस सूट से इसका नाम हटा भी देते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सूट कैन बी डिस्पोज इवन इन हिज एब्सेंस, सूट कैन बी डिस्पोज इवन इन हिज एब्सेंस। उसकी इस माइनर को हटा दे, माइनर जो कि मेजर हो चुका है, अगर हम इसको हटा भी देंगे तब भी इस सूट को हम हटा सकते हैं, सॉरी इस सूट को डिसाइड कर सकते हैं, हिज प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी, तो इट मीन्स ही इज नॉट ए नेसेसरी पार्टी। नाउ कोर्ट फाइंड्स इट, नाउ कोर्ट की फाइंडिंग ये आ गई, ओके फाइन। नाउ क्या हुआ, माइनर टर्न्ड मेजर is applying for his name as struck as co-plaintiff, and now court has a finding that he is not a necessary party. Then naturally court shall court shall grant this application. Then court shall dismiss him from the suit, उसको सूट से डिसमिस कर दिया जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन डिसमिस करते हुए कोर्ट ये देखेगी वेदर उससे कोई कॉस्ट लेनी है या नहीं लेनी है, तो ओन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट और अदरवाइज एज इट थिंग्स फिट। तो इसमें आप ये देखेंगे दिस इज 13(1) में, 13(1) में जो मेजर पॉइंट है, पहली बात ही माइनर वाज ए कोप्लेंटिव एंड इन दिस केस कोर्ट हैज कम टू कंक्लूजन दैट ही इज नॉट ए नेसेसरी पार्टी, ओनली इन दैट कंडीशन ही कैन बी डिसमिस्ड। ठीक है, दोनों बातें होनी चाहिए। नाउ प्लीज सी दिस स्लाइड फॉर यू, ये देखिए आप लोग, कम टू द स्क्रीन, this is rule 13. So these are the co-plaintiffs and minor is one of them. These are the co-plaintiffs 1 2 3 4 5 6, there are 6 plaintiffs and minor is one of them, he is a co-plaintiff and now he has turned measure on attaining majority, measure हो गई ये, now he desires to repudiate the suit। ठीक है, then court क्या करेगी, court will see co-plaintiff is not a necessary party, this is the finding of the court that he is not a necessary party, then court will do what, dismiss him from the suit। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट से समझाया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्लीज़ दिस साइड देखिए, आपको समझ में आ गई बात, अब तो कोई दिक्कत रही नहीं है। कोर्ट ने क्या देखनी है, कोर्ट की फाइंडिंग क्या आएगी बताओ, कोर्ट की फाइंडिंग सिर्फ इतनी आएगी कि वेदर ही इज ए नेसेसरी पार्टी और नॉट, नेसेसरी पार्टी नहीं है तो सूट से उसका नाम हटा दिया जाएगा, सूट डिसमिस नहीं हो रहा है, वो प्लेंटिफ के नाम को हटा दिया जाएगा, ही विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सूट इन दिस केस। कर लेंगे आप लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज वेयर द एप्लीकेंट इज ए नेसेसरी पार्टी, ये है 13 का 4, देखिए 13 के 4 में वेयर द एप्लीकेंट इज ए नेसेसरी पार्टी टू द सूट। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने ये देखा था कि अगर वो नेसेसरी पार्टी नहीं है तब क्या होगा, अगर नेसेसरी पार्टी है तब क्या होगा, देन द कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू बी मेड डिफेंडेंट, कोर्ट उसको डिफेंडेंट बना देगी। फिर ये तो दो बातें होगी, 13(1) 13(4, स्क्रीन देख लीजिए एक बार, देखिए वेयर द एप्लीकेंट इज ए नेसेसरी पार्टी, अब वो नेसेसरी पार्टी है, देन क्या होगा, द कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू बी मेड डिफेंडेंट, यहाँ से उसको डिसमिस नहीं किया जा रहा है, इसको आप ऐसे देख लीजिए, देखिए ये रहा, दीज आर द कोप्लेंटिव्स, अगेन वही स्लाइड है पूरी, माइनर इज ए कोप्लेंटिव, नाउ ही हैड बिकम मेजर, ही डिजायर्स टू रिपुडिएट द सूट, कोर्ट विल सी, नाउ कोर्ट सी कोप्लेंटिव इज ए नेसेसरी पार्टी, इज ए नेसेसरी पार्टी, देन ही शैल बी मेड डिफेंडेंट, ही बी मेड डिफेंडेंट, उसको अब वहाँ से चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आपने बात देखी, प्लीज समझिए इस साइड। तो अब ये हो गया 13(1) एंड 13(4, 13(1) एंड 13(4, इसमें क्या अंतर नजर आ रहा है आपको, देखिए है ना, इसमें ऐसे समझिए 13(1) एंड 13(4, 13(1) में क्या था और 13(4) में क्या अंतर है, 13(1) में द कंक्लूजन, द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट वाज दैट द प्लेंटिफ is minor turned major plaintiff is not a necessary party, 13(4) में क्या है, court comes to a conclusion that he is a necessary party। तो दोनों के जो परिणाम हैं
वो दूसरे हो जाएंगे। अब जब नेसेसरी पार्टी होगा वो उसको हम डिफेंडेंट बनाएंगे, और जब वो नेसेसरी पार्टी नहीं है तो कोर्ट उसको डिसमिस भी डिसमिस कर देंगे। समझ लेंगे, कर लेंगे आप लोग। अब बढ़े आगे चलें। नाउ कम टू 13(2). Notice of the application shall be served on the next friend, on any co-plaintiff and on the defendant। प्रोसीजर की बात है, बहुत नेचुरल सी बात है। अब देखिए इतने सारे लोग हैं को-प्लेंटिव से यहाँ पर, जब एक मायर यहाँ से हटना चाह रहा है तो जाहिर बात है नोटिस देना पड़ेगा सबको। नोटिस किसको जाना चाहिए? नेक्स्ट फ्रेंड को जाना चाहिए, जो अभी तक उसका केस देख रहा था, ठीक है। जो अन्य को-प्लेंटिव हैं उनको जाएगा और डिफेंडेंट पे जाएगा। यही लोग तो आगे समझाएंगे कोर्ट को कि भी नेसेसरी पार्टी है या नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ समझाने वाली बात नहीं इसमें। द कॉस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज ऑफ सच एप्लीकेशन एंड ऑफ ऑल और एनी प्रोसीडिंग्स देयरफॉर हेड इन द सूट शैल बी पेड बाय सच पर्सन्स एज द कोर्ट डायरेक्ट्स। सच पर्सन्स, कॉस्ट कौन देगा? जैसा कि कोर्ट डिसाइड करेगी। तो इसमें भी कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है आपके लिए। एंड फोर्थ में आपको समझा चुका हूँ 13(4). तो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन सी दिस स्लाइड, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस। ये मैजिक स्लाइड है, पूरे 13 को कवर करती है। इसको देख लीजिए इस तरीके से। कम टू द स्क्रीन। दीज ऑल आर द को-प्लेंटिव्स। फाइन, माइनर इज ए को-प्लेंटिव एंड नाउ ही अटेन्स द मेजोरिटी एंड डिजायर्स टू रिपुडिएट द सूट। इन सभी में ये बात कॉमन है, हो जाएगा। नाउ नोटिस जाएगा एप्लीकेशन का, किसको किसको जाएगा? नेक्स्ट फ्रेंड को जाएगा, जो अदर को-प्लेंटिव्स हैं उनको जाएगा, और डिफेंडेंट को जाएगा। सही है। उसकी जो डिज़ायर है, डिज़ायर कैसे आएगी कोर्ट के सामने? कोर्ट के सामने उसकी डिज़ायर आएगी इन द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन का फिर नोटिस जाएगा सभी लोगों को। उसमें नेक्स्ट फ्रेंड हो गया, जितने भी को-प्लेंटिव हैं उनको जाएगा, और तीसरा जाएगा डिफेंडेंट को जाएगा। ये अब ये नोटिस चला गया। उसके बाद में ये सब लोग कोर्ट के सामने आएंगे एंड कोर्ट फिर एक फाइंडिंग पर आएगा कि को-प्लेंटिव नेसेसरी पार्टी है या नहीं है, नॉट ए नेसेसरी पार्टी या इज ए नेसेसरी पार्टी। कोर्ट ये डिसाइड करेगी। कोर्ट अगर इसी के अनुसार अगर नॉट ए नेसेसरी पार्टी है तो उसको डिसमिस कर देंगे। अगर इफ ही इज ए नेसेसरी पार्टी देन ही कैन बी मेड डिफेंडेंट। एंड कोस्ट के लिए ऑर्डर किसे करेगी कोर्ट? जैसा कोर्ट चाहे उन परिस्थितियों में, अकॉर्डिंग टू द मैटर ऑन रिकॉर्ड, जो भी फाइल के हिसाब से है। तो देख लिया आप लोगों ने, बहुत सिंपल था। 12, 13, 14 ये तीनों रूल्स एक ही सिचुएशन में डील कर रहे हैं। कौन सी सिचुएशन है? कि जब माइनर मेजर हो जाता है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा? नंबर 1, वो उसको ये देखना होगा कि उसको केस प्रोसीड करना है या नहीं करना है। प्रोसीड करना है, पहली सिचुएशन। प्रोसीड करना है तो क्या करेगा वो? उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसको हटा दिया जाए, उसके लिए एप्लीकेशन लगाएगा, और उसकी जगह मेरा नाम आगे लाया जाए, वो मुझे परमिशन दी जाए। तो ये बात आ जाएगी आपको 12 में आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? कि मुझे नहीं करना, अबेंडन करना है। ठीक है, आप अबेंडन कर दीजिए, लेकिन फिर देखेंगे सोल प्लेंटिफ हो नहीं हो। सोल प्लेंटिफ हो तो 12 फोर्थ में जाओगे आप। सोल प्लेंटिफ होंगे तो अबेंडन कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉस्ट के बारे में फिर आपको बियर करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 12 हो गया। अब आ जाइए 13 पर। 13 पर क्या है? कोप्लेंटिफ है आप यहाँ पर। कोप्लेंटिफ अगर हटना चाह रहा है यहाँ से, अब तो ये देखना पड़ेगा कि वो नेसेसरी पार्टी है या नेसेसरी पार्टी नहीं है। नेसेसरी पार्टी नहीं है तो उसको डिसमिस कर देंगे, उससे उस सूट से हटा देंगे। अगर वो अगर नेसेसरी पार्टी है तो उसको डिफेंडेंट बना दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ये आएगा तुम्हारा रूल 14, रूल 14 में क्या था? सिंपल सी बात थी ये कि यहाँ पर भी वो अबेंडन करना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी किस पे देखना चाहता है कि द सूट शैल बी डिसमिस्ड बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज़ ए अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट। और अगर कोर्ट ऐसा समझती है कि वाकई में ऐसा है, देन कॉस्ट की जो है ऑर्डर किसके खिलाफ जाएगा? नेक्स्ट फ्रेंड के खिलाफ। तो मैंने आपको समराइज़ कर दिया, बहुत डिटेल में समझाया है इसको। कोशिश इसलिए की है ताकि आपके दिमाग में एक एक बात, टेक्निकल बात चली जाए। इसके बाद ये मैंने ख़त्म कर दिया पूरा ऑर्डर 32। रूल 15 जो है वो, रूल 15 में सिर्फ इतनी सी बात है कि वो सभी रूल्स जो कि माइनर पर अप्लाई होते हैं, वही रूल्स किस पर अप्लाई हो जाएंगे? पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड पर भी अप्लाई होंगे। पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा बता देता हूँ। रूल 15 क्या कहता है कि ऑल द रूल्स
shall be as applicable on minor shall be applicable in case of persons of unsound mind। तो ये हुआ रूल 1 to 15 हो गया आपका ऑर्डर 32। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है आप लोगों ने। इन्हीं सेगमेंट्स में आपको पढ़ना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अप्रोच बना के रखिए, मैंने आपको सारा कुछ करा दिया गया। तो मेरी तरफ से प्रीलिम्स एंड मेंस के पॉइंट से आपका ये पार्ट खत्म हो गया। अब आपको यही करना है कि आपको इनको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, और क्राइटेरिया वही है। आप क्या करते हैं कि जब आप रिवीजन करते हैं, वीडियो क्लास देखते हैं, तो आप जंप करते हैं फटाफट, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम का नंबर आएगा, जब टेस्ट का नंबर आएगा, तो आप ये भूल जाएंगे। अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर रूल 12 था, 13 था, 14 था, क्या था, उसको एकदम बहुत क्लियर कट याद रखने के लिए आपको मैक्सिमम हद से ज़्यादा आपको रिवीजन करना चाहिए। आप कम कोर्स कीजिए, पूरी सीपीसी कवर करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी सीआरपीसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना भी करना है आपने वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप फिर उसको बहुत अच्छी तरीके से याद रख पाएँ, उसको प्रीलिम्स में, मेंस में या इंटरव्यू में तत्काल उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ कि हाँ इसका आंसर ये है। ऐसी स्थिति में आप अच्छा करेंगे, नहीं तो आप बहुत बोझ सर पे रख लेंगे, चल नहीं पाएंगे, तो वेस्ट हो जाएगा। तो मैं तो यही समझाता रहता हूँ, लेकिन आपकी चाल बहुत तेज़ होती है, जबकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती वो। तो जिनको मेरी बात फॉलो करनी कर लें, लिख लिख के याद करें, बार बार लिख के याद करें, और एक टॉपिक ख़त्म हो गया। ऑर्डर 32 जब तक आपने देख लिया, लिख लिख के याद ना कर लें, ऑर्डर 33 पे जाने की भूल ना करें। वो तभी करें जब आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ लिया, याद कर लिया, लिख लिया, सब कर लिया। नाउ इट्स ओवर फॉर मी, नाउ आई शुड फॉरवर्ड मूव टू नाउ 33। विद दीज वर्ड्स I conclude this lecture on the order 32, and thank you very much. Best of luck.